तो आज हम बेसिक टीचिंग के मॉडल्स जो हैं वो हम देखने वाले हैं। टीचिंग के मॉडल क्या क्या हैं, किस तरीके से टीचिंग होती है, क्या क्या उसके मॉडल माने क्या उसके मूल रूप सिद्धांत है। टिपिकल टीचिंग मॉडल जो है मेन फेमस है दो। एक टीचर सेंटर्ड होता है जिसको हम इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड बोलते हैं, या शिक्षक केंद्रित, ये माने जो अध्यापक केंद्रित है ना, टीचर सेंटर्ड है उसको बोलते हैं। एक है लर्नर सेंटर्ड मेथड। लर्नर बोले तो जो सीखने वाला है विद्यार्थी, उसको केंद्र में रख करके उसके हिसाब से हम पढ़ाएं, लर्नर सेंटर्ड। दो है टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड वो हुआ जो टीचर जिसमें अधिकारी है। माने अगर मैं ये कहना चाहूं कि तीन हमारे पास होते हैं लेवल टीचिंग के, MLT, ULT और RLT। इनमें से अगर आप बांटें किसी को ना, इजी कर देता हूं थोड़ा सा, इन दो में से अगर आप बांटे तो टीचर सेंटर्ड कहां कहेंगे? टीचर सेंटर्ड जो है MLT में सर, टीचर अपने हिसाब से अरेंज करता है। RLT में कौन है सर? स्टूडेंट सेंटर है, स्टूडेंट को क्या चाहिए उस हिसाब से आप पढ़ाएंगे, है ना। इवन की ULT को भी अगर रखेंगे तो अधिकतर ये स्टूडेंट सेंटर्ड है, स्टूडेंट को समझ में आए इसलिए टीचर पढ़ाता है, इस तरीके से पढ़ाता है ना, स्टूडेंट के साथ में। ठीक है, तो ये टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड एक तरह से समझने के लिए हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि टीचर सेंटर्ड का मतलब क्या हुआ, लर्नर सेंटर्ड का मतलब क्या हुआ। इसके बाद में कुछ ऐसी अप्रोच भी है जो टीचर और लर्नर दोनों को मिला करके बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड अप्रोच बोलते हैं। टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, और इसी को एक मिक्स हो जाती है ना, टीचर भी जिसमें प्रधान है, स्टूडेंट भी प्रधान है, मिक्स्ड अप्रोच हो जाएगी। ठीक है, टीचर सेंटर्ड मेथड की बात करते हैं, पहले समझते हैं इसको, एक एक लाइन से समझेंगे। टीचर सेंटर्ड कब होता है? हम जब छोटी क्लासेस में थे ना सर, या फिर मैं ये कहूं कि गुरुकुल परंपरा जो थी हमारी, गुरुकुल परंपरा, वहां पर गुरु सबसे उच्चतम अवस्था में, वो जैसे टीच करना चाहे, जिस तरीके से टीच करना चाहे वैसे टीच करता था। बच्चा अपने आप, श्रद्धा इतनी ज्यादा थी कि कैसे ना कैसे करके सीख ही लेता था, है ना, श्रद्धा की पराकाष्ठा, ये था सर सबसे पहले गुरुकुल परंपरा में टीचर सेंटर्ड अप्रोच थी, गुरुकुल पद्धति में। ठीक है, गुरु ही सब कुछ होता था, है ना, गुरु ही माता है, गुरु भी पिता है, सब कुछ। ठीक, तो ये क्या है, एक तरह से पारंपरिक अप्रोच है हमारी, पुराने समय से परंपरा अनुसार चलने वाली है, पारंपरिक कन्वेंशनल अप्रोच है। हम बचपन में थे तब भी ऐसा होता था, है ना, और आदिकाल से जो चली आ रही परंपरा कहते हैं कन्वेंशनल अप्रोच है। स्टूडेंट को क्या सिखाना है ये टीचर की जिम्मेदारी है, टीचर सेंटर्ड हो गया। The purpose of this method of learning is to acquire and memorize new knowledge or learn new skill। तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, कारण क्या तरीका है कि बच्चा जो भी जानता है या नहीं जानता है, उसको नई नई चीजें आपको क्या करनी है, मेमोराइज करवानी है, याद करवानी है। और याद करवानी है तो कौन सा मेथड है? MLT। फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन जब देना है बच्चे को, याद करवाना है, तब MLT है। और दूसरा एक ध्यान दीजिए, फैक्ट और इंफॉर्मेशन का मतलब, यहां पर एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, यहां पर ABC आपको रटवाना है बच्चे को, ABC, है ना, NR, ये रटवाना है, तो MLT ही कामयाब है, बिल्कुल सर। और उसमें कौन प्रधान है? टीचर है, तो माने टीचर सेंटर्ड है। आप आगे आगे, अब बच्चे को जो है अपना नाम हिंदी में लिखना आता है ना, अरुण हिंदी में लिखना आता है, उसको बोलो कि इंग्लिश में लिख के दिखाए ये नाम, तो वो अब क्या कैसे करेगा, इनका जो है रीजन, इनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करेगा कि ABCD में ए का मतलब जो है ऐसे है, रू, है ना, RU, ऐसे अपने आप निकालेगा वो, ARUN, ऐसा कुछ करेगा। तो रिलेशन उसने फाइंड आउट किया इंग्लिश में हिंदी का, तो उसने बना दिया। तो ये कौन सा सिचुएशन आई उसकी? ULT में क्या करता है बच्चा? फैक्ट और इंफॉर्मेशन, उनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करता है, उनको जानने की कोशिश करता है, उनको समझने की कोशिश करता है। या इस लेवल की टीचिंग होती है, समझने के स्तर की, अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसलिए उसको बोलते हैं। MLT में केवल जानता है, रट्टाफिकेशन करता है। ULT में जो जाना हुआ चीज है उनका कारण विशेष जानता है, उनको समझता है डेप्थ में, गहराई से। ओके, तो मैं बात फिर से दोहराता हूं, टीचिंग सेंटर्ड अप्रोच क्या है थी? पारंपरिक अप्रोच है हमारी, कन्वेंशनल अप्रोच है। इसमें कुछ नॉलेज जो होती है, लर्निंग एक्वायर की जाती है, मेमोराइज न्यू नॉलेज, नई चीजें जो है सिखाई जाती है बच्चे को, और नए नए कौशल भी सिखाए जाते हैं बच्चे को, सूर्य नमस्कार करना सिखा दिया वगैरह, अगर प्रैक्टिकली बात करें तो। और रटने के हिसाब से बात करें तो योग सूत्र रटवा दिया, XYZ जो भी है बेसिक्स चीजें रटवा दी, टॉपिक्स रिलेटेड। और ये इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड टीचिंग है। इंस्ट्रक्टर बोले तो टीचर जो इंस्ट्रक्ट करेगा ट्रेनिंग टाइम में, उससे रिलेटेड है, जिसको पेडागोगिकल अप्रोच भी बोलते हैं। पेडागोगिकल होता है छोटे बच्चों को दिखाने वाली, छोटे बच्चों से रिलेटेड टीचिंग, है ना। इसका मतलब होता है द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग जो है
साइंस भी है और आर्ट भी है, ये तो हमें पता ही है। और पेडागोगी इसको बोलते हैं। ये स्पेशली कहाँ यूज होती है पेडागोगिकल अप्रोच? छोटे बच्चों के लिए। तो छोटे बच्चे होंगे तभी तो टीचर मुख्य रहेगा, प्रधान। अगर आप बड़े बच्चे होंगे, पीएचडी में आगे, तो क्या आप टीचर की हद से ज्यादा सुनेंगे बात? बिल्कुल भी नहीं सर, सुन ही नहीं पाएंगे, एनवायरमेंट ही नहीं होता ऐसा। तो वो टीचर सेंटर्ड तो नहीं होगी। माने पेडागोगिकल अप्रोच जो छोटे बच्चों को अप्रोच दी जाएगी, छोटे बच्चों वाली अप्रोच को आप क्या कहेंगे? टीचर सेंटर्ड अप्रोच। सिंपल शब्द एक एक, एक क्लियर हो रहा है हमारा। आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग पेडागोगी को कहते होते हैं। ठीक है, और ये स्पेशली किसके लिए यूज होता है पेडागोगी? छोटे बच्चों को जो यूज की जाती है उनके लिए जो अप्रोच होती है उसको पेडागोगिकल अप्रोच कहते होते हैं। पेडागोजी अपने आप में एक शिक्षण पद्धति है। इन पेडागोगिकल अप्रोच द लर्नर इज डिपेंडेंट। लर्नर जो होता है डिपेंडेंट होता है किस पर? अपॉन द इंस्ट्रक्टर। बोले तो टीचर के ऊपर डिपेंड रहता है हमेशा ही लर्नर। ये कब पॉसिबल है? जब बच्चा बहुत छोटा है, यानी उसे कुछ आता ही नहीं है। छोटे का मतलब एज से छोटा मत मानना। छोटे का मतलब थोड़ा दिमाग में ये रखना कि छोटे का मतलब जब बच्चे को कुछ भी नहीं आता। जैसे आप लोग हैं, आप लोगों की एज अच्छी खासी है, ए बी सी सब आता है, बट अभी भी टीचिंग के एप्टीट्यूड वगैरह इन चीजों का नहीं पता। उस मामले में आप स्टार्टिंग में है, तो आप मुझ पर डिपेंडेंट है कि जब मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद में आप फिर बुक में देखेंगे, फिर यूट्यूब पर देखेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप क्वेश्चन करेंगे, है ना। डिपेंडेंट आप लर्नर, लर्नर डिपेंडेंट होता है मोस्टली टीचर सेंटर्ड अप्रोच में। ओके, इंस्ट्रक्टर फॉर ऑल लर्निंग, किसी भी तरह के सीखने के लिए। एंड द टीचर एज्यूम्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर की पूरी जिम्मेदारी है कि बच्चे को कैसे सिखाया जाए, व्हाट इज टॉट, कैसे सिखाना है, हाउ इट इज लर्न, है ना, और कैसे वो सीख जाए, मतलब कि बच्चे को क्या पढ़ाना है और कैसे वो सीख सकता है चीजों को, कैसे वो याद कर ले। ये टीचर की जिम्मेदारी है। अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है मतलब टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, इट मीन्स। ठीक है, द टीचर और इंस्ट्रक्टर इवेल्युएट्स द लर्निंग प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट। अब स्टूडेंट को समझ में आया या नहीं, इसके लिए क्या होगा? आपका टेस्ट हो सकता है। छोटे बच्चे से क्या करते होते हैं? ओरल टेस्ट लेते होते हैं ना, बोलवा कर देखते होते हैं। जब बच्चा जाता है स्कूल में, 2-3 साल हो गए आते हुए, तो आस पड़ोस के सब बच्चे से पूछते हैं, बताओ एबीसी आती है, एनआर आता है, 1 2 3 आता है, ऐसा करके दिखाओ। हर कोई यही परीक्षा लेता रहता है। अगर उससे आता है तो मतलब सर जो बच्चे को टीचर जो है सिखा रहा है अच्छे से। इवेल्युएशन कौन करता है इस चीज का? टीचर खुद ही करेगा, मतलब लिखवा के देख सकता है या बुलवा के देख सकता है, इंस्ट्रक्टर टीचर। ये बेसिक्स क्लियर हुए टीचर सेंटर्ड अप्रोच की खास खास बातें। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक बात आपके एग्जाम में बनेगी, बहुत ही घुमा करके बनेगी, समझना है अपने को ना। अभी ये आप समझ लो इस बातों को, इनका मतलब क्या निकलेगा जब क्वेश्चन आएंगे उसमें हम देखेंगे अच्छे से। एक बात होगी, हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ, डॉक्टर ज्योति बल्हारा जी। ये एक पारंपरिक दृष्टिकोण है। पारंपरिक बोले तो परंपरानुसार जो चलता आ रहा है, लंबे काल से, आदिकाल से जो चलता आ रहा है ना। इसमें जो होता है बच्चे को क्या किया जाता है? नए ज्ञान को प्राप्त करवाया जाता है और नई नई चीजों को याद करवाया जाता है उसको, और नए नए कौशल सिखाए जाते हैं। जो भी नई चीजें, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड आपके लिए एक नई चीज है बिल्कुल। बच्चा जो घर में था हमारे 3 साल तक, वो स्कूल में गया, प्ले वे में गया, जहां भी गया, तो उसके लिए एबीसी बिल्कुल नई चीज है। अब उसको वो सिखाया जाएगा, है ना, कलर्स नेम रटवाए जाएंगे। तो वो नई नई चीजों को सिखाने के लिए जरूरी होता है, बेस होता है एक तरह से टीचर सेंटर्ड। हर जगह पर जब आपको नई चीज सीखनी है तो आप पहली बार में टीचर पर ही डिपेंडेंट है। उसके बाद में अगर उसको अंडरस्टैंड कर पाए, फिर उसको आप जो है अपने डेली रूटीन में या जिस भी जहां सिचुएशन में जो बैठती है उसमें यूज करेंगे आप। पहला सिचुएशन क्या रहेगी? हमेशा टीचर सेंटर्ड। और यही पेडागोगी होती है। इसको शिक्षा शास्त्र कहते हैं हिंदी में, शिक्षण की कला और विज्ञान है पेडागोगी। और शिक्षार्थी सीखने के लिए प्रशिक्षक बोले तो इंस्ट्रक्टर पर निर्भर होता है। जो भी पढ़ाया जाएगा उसे कैसे सीखा जाए, किस तरीके से सिखाया जाए, ये पूरी पूरी जिम्मेदारी शिक्षक की है। शिक्षक ही या प्रशिक्षक जो इंस्ट्रक्टर है, माने ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो आपको सूर्य नमस्कार करना आ गया नहीं आ गया, तो आपका एक दिन जो है प्रैक्टिकल करवा के देख लिया सभी का, और उसके हिसाब से आपकी मार्किंग कर दी, इवेल्यूशन कर दिया। मूल्यांकन जो करेगा बच्चे का वो टीचर ही करेगा, है ना। माने बच्चा खुद नहीं करेगा, ये है बात, कि बड़े व्यक्ति होंगे वही करेंगे मूल्यांकन, टीचर सेंटर्ड। फिर एक है लर्नर सेंटर्ड। समय आया धीरे धीरे कि फील हुआ कि सर टीचर सेंटर्ड जो अप्रोच है वो ठीक नहीं है। ऐसा माना गया कि टीचर अपने हिसाब से पढ़ाता है तो कुछ बच्चे सीख नहीं पाते। तो इसलिए क्या करें, लर्नर सेंटर्ड कर दे कि बच्चा क्या सीखना चाह रहा है उस हिसाब से आप पढ़ाइए। बच्चा सीखना चाह भी रहा है, नहीं, आप पढ़ा रहे हैं बच्चे को साइंस, फोर्सफुली पढ़ा रहे हैं, बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है, बच्चे का इंटरेस्ट आर्ट में है, ठीक है। तो लर्नर सेंटर्ड मॉडल आ गया फिर एक, है ना। ये क्या है फिर बाद में आया ना, तो बाद में आया तो मतलब मॉडर्न आज का है। आज हमारे पास इच्छा है कि हम सर 11th में कौन सा टॉपिक चुनेंगे, कौन सा नहीं, 12th में कौन सा चुनेंगे, कौन सा नहीं, है ना। और टीचर जो है इस तरीके से टीच करेगा कि बच्चे को समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई टीचर पढ़ा के चल दिया, जिसको समझना था समझ लिया, नहीं समझना था ना समझना था, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर तब तक नहीं छूटेगा जब तक कि बच्चा सीख ना ले, या बच्चा जब तक जो है रुकेगा नहीं जब तक टीचर से अच्छे से हर चीज के क्वेश्चन आंसरिंग ना कर ले, पूछ ना ले, समझ ना ले। मॉडर्न अप्रोच है लर्नर सेंटर्ड, ठीक है सर। लर्नर सेंटर्ड है, मॉडर्न अप्रोच है, आधुनिक दृष्टिकोण के रूप में जानी जाती है।
द लर्नर इज मोस्टली सेल्फ डायरेक्टेड। ये एज बड़ी हो गई है बच्चों की, तो बच्चे जो होते हैं खुद डायरेक्टेड होते हैं। जैसे आप लोग आए अब मेरे पास, है ना, तो आप क्या है, लर्नर सेंटर्ड भी है मुख्य रूप से। अगर पहली बार सीख रहे हैं तो उस हिसाब से कहें तो टीचर सेंटर्ड जब मैं पढ़ा रहा हूं, बट आप अपनी स्वयं इच्छा से आए हैं, आपको माता पिता ने नहीं भेजा, बिल्कुल भी किसी ने नहीं भेजा, आप अपने आप आए हैं, अपने आप ही आपने पता किया कि कहीं पर ऐसे ऐसे पेपर 1 पेपर 2 पढ़ाया जाता है और हम चलते हैं। तो सेल्फ डायरेक्टेड, आत्मनिर्देशित, स्वयं से निर्देशित होता है बच्चा, क्योंकि बड़ा हो चुका है। लर्नर सेंटर्ड तो तभी होगा ना जब बड़ा हो जाएगा बच्चा। ठीक है, एमएलटी यूएलटी याद करिए। एमएलटी पूरी तरह से टीचर सेंटर्ड है, आरएलटी पूरी तरह से क्या है, जो अपना स्टूडेंट सेंटर्ड है। प्राइमरी हो जाता है, स्टूडेंट एक्टिव हो जाता है, टीचर पैसिव हो जाता है। यूएलटी मिक्सअप होती है थोड़ी सी, है ना, दोनों ही एक्टिव होते हैं। ओके, सेल्फ डायरेक्टेड होता है एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज हर ओन लर्निंग, और वह स्वयं रिस्पॉन्सिबल है कि उसे समझ में आए या ना आए, है ना, वह समझना चाहता है या नहीं समझना चाहता। जैसे आपको समझ नहीं आया, 10 बच्चों को मैंने समझा दिया, उनको समझ में आ गया, एक बच्चे को समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब उसकी समस्या है ये खुद की, है ना। रिस्पॉन्सिबल वह स्वयं के लिए, इट मीन्स वह अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहा, तो वह सीख नहीं पा रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद की होती है। कॉलेज में अगर आप जाएंगे, कॉलेज में पढ़ लिए होंगे सभी, है ना, तो आपको स्कूल में जब पढ़ाते थे, जो एलकेजी यूकेजी में टीचर फोर्स कर करके आपको पीट पीट करके पढ़ाते थे, है ना, सजा दे दे करके। बट कॉलेज में आए, टीचर आया, लेक्चर दिया और आपसे पूछा भी नहीं कि बेटा समझ में आया नहीं आया, आया गया, बस बात खत्म, है ना। अब आप वहां पर लास्ट जो 6-7 दिन होते थे एग्जाम के, उस टाइम खुद ही पढ़ते थे। टीचर ने क्या पढ़ाया था क्या नहीं पता नहीं कुछ भी, बट खुद बुक ली और अब खुद ही पढ़ना है सारा का सारा। तो खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं लर्निंग के लिए, है ना, सेल्फ डायरेक्टेड एंड खुद रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चा मॉडर्न लर्नर सेंटर्ड में। क्योंकि लर्नर सेंटर्ड स्टूडेंट खुद सारी सारी जिम्मेदारी स्टूडेंट की है यहाँ पर। द स्टूडेंट लर्न बेस्ट नॉट ओनली बाय रिसीविंग नॉलेज, कहता स्टूडेंट जो है केवल और केवल रिसीविंग से नहीं सीखता है। कि जैसे रिसीविंग कहां पर आया था, कोई एक ब्लूम की टेक्सोनॉमी थी, उसमें रिसीविंग वर्ड था, कहीं था क्या रिसीविंग में, ऐसा कुछ था, R2VOC ऐसा कुछ था कहीं पर, याद आया कुछ। R2 का मतलब रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, फिर वैल्यूइंग, फिर ऑर्गेनाइजेशन और फिर कैरेक्टराइजेशन, है ना, ये चीजें थी। भावनात्मक, हाँ, अफेक्टिव जो डोमेन था हमारा, अफेक्टिव, ये याद होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, कुछ काम का नहीं आएगा आपको ना, एक एक चीज याद रखनी है आप लोगों को। ब्लूम की टेक्सोनोमी थी, 1956 में दी गई थी, अफेक्टिव डोमेन था, सीएपी 3 डोमेन उसने वर्गीकृत कर दिए थे। खैर ओके, आगे चलते हैं। तो कहते हैं नॉलेज जो है केवल और केवल वह रिसीव नहीं करता है, वह उनको इंटरप्रेट भी करता है, उनको समझता भी है, व्याख्या भी करता है उनकी, है ना, अपने अनुसार से समझता है। जैसे आप लोगों को मैंने बता दिया, ब्लूम की टेक्सोनोमी बता दी, तो आपने केवल 6 के 6 रटे नहीं है ऐसे कैसे, आप अपने तरीके से भी उसको करने की कोशिश करेंगे, उसको अपने तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, अपने तरीके से व्याख्या करेंगे। लर्निंग थ्रू डिस्कवरी एंड द सेम टाइम सेटिंग द पेस ऑफ देयर ओन लर्निंग, वह अपनी गति को स्वयं निर्धारित करेगा, अपने तरीकों से खुद खोजेगा। जैसे टीचर ने आपको बताया कि 15 × 2 30 होता है, तो आप इतने पर ही डिपेंड नहीं रहेंगे। 15 × 2 30 होता है सर, ये जो है ना आपने कैसे सीखा था बचपन में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, ऐसे ऐसे सीखा। जैसे जैसे बड़े होते गए तो 15 दूनी 30 को जो है आप कभी तो सीधा गुना करके सीख गए, 15 दूनी 30, कभी उंगलियों पर करके सीखे, अपने अपने तरीकों से अलग अलग तरीके से सीखा आप लोगों ने, है ना। अब उसको अलग अलग तरीके से करते हैं, अगर आपको कोई बड़ी से बड़ी संख्या दी जाए अपने तरीके से करते हैं, तो वो क्या है कि अपने खुद के तरीके ईजाद करता है विद्यार्थी जो है, लर्निंग थ्रू डिस्कवरी, है ना, खुद सीखता है, खुद खोजता है उनको, और अपनी गति, सीखने की गति खुद निर्धारित करता है। मतलब कि वह जल्दी सीख सकता है चीजों को, धीरे धीरे सीख सकता है, अपनी स्वयं की गति को खुद निर्धारित करता है वह। ठीक है, अगर एक दिन में सीखना चाहे तो एक दिन में सीख लेगा, अगर वह थोड़ा धीरे धीरे सीखना चाहता है तो धीरे धीरे सीख लेगा, अपनी गति को खुद निर्धारित करता है। ओके, और टीचर सेंटर्ड में क्या था, टीचर जैसे जैसे पढ़ाएगा उसे वैसे वैसे बच्चे को करना पड़ेगा, नहीं करना करेगा तो बच्चे को सजा मिलती थी। यहाँ पर विद्यार्थी सेंटर्ड है तो वह अपनी गति को खुद निर्धारित करता है, सेल्फ पेस होता है, सेटिंग द पेस ऑफ देयर ओन लर्निंग। इसमें क्या होता है लर्नर सेंटर में, इन दिस मेथड द इंस्ट्रक्टर फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ पार्टिसिपेंट एंड हेल्प देम बाय ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी टू लर्न themselves एंड एक्वायर न्यू नॉलेज एंड डेवलप न्यू स्किल्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर देखेंगे, कहता है यहाँ पर जो है ना, वहां क्या था लर्न टीचर सेंटर्ड में, टीचर सेंटर्ड में ये था कि लर्नर डिपेंडेंट था और टीचर खुद जो है पूरा का पूरा फुल रिस्पॉन्सिबल था टीच करने के लिए। ठीक है, और यहां पर भी मेमोराइज करवाया जा रही थी चीजों को। बट अभी स्टूडेंट जो है हमारा बड़ा हो चुका है, तो यहाँ पर टीचर का काम केवल फैसिलिटेट करना है, मतलब फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना है। फैसिलिटीज बोले तो पीपीटी के रूप में आपको आसान कर दी चीज को, बुक में थी वहां पढ़ लेते आराम से, बट अभी मैं फैसिलिटेटर के रूप में हूं, आपको फैसिलिटीज से संबंधित, मैंने पीपीटी दे दी, थोड़ा सा और आसान करके बता दिया, है ना चीजों को,
थोड़ा प्रश्न दे दिए, मिक्सअप करके बता दिया, जो चीज आसान थी वो पहले बताई, जो टिपिकल चीजें होंगी वो बाद में लेकर के जाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं भाई, है ना, फैसिलिटेट द लर्निंग, लर्निंग को हम फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि आप आसानी से सीख सकें, और आप सभी को इस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है कि ताकि आप अपने आप लर्न कर लें। आपको, मुझे पूरा यकीन है, आपको भी पता है कि आप केवल एक क्लास के माध्यम से सारा टॉपिक नहीं समझेंगे, आपको इजी करके बता दिया, सहायता कर दी, अब आप खुद बुक में देखेंगे, फिर उस चीज को पूरा समझ जाएंगे एक ही बार में, है ना। तो मतलब मैंने, आप सीख सकें इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको क्या कर दिया, ऑफर कर दिया, है ना, ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज, एक अच्छी सहायता कर दी ताकि आप सीख लें। उसके बाद में भी आपको खुद सीखना पड़ेगा, देम सेल्व्स, मतलब लर्नर जो है देम सेल्फ, खुद ब खुद सीखेगा लास्ट में, एंड एक्वायर न्यू नॉलेज एंड डेवलप न्यू स्किल्स, और उसके बाद में वह नई नई नॉलेज लेगा और फिर नई जो है क्लियर, नई स्किल्स को एक्वायर करेगा बाद में, और नई नई चीजों को सीखेगा। ये चीज हुई। दिस टाइप ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो रेफर्ड एज एंड्रागोगिकल अप्रोच। अब दो चीजें आई है आपकी यहां पर, पैडागोगिकल, पैडागोगिकल और एंड्रागोगिकल। एंड्रागोगिकल ए से अडल्ट लर्निंग के रूप में, अडल्ट बड़े हो जाएंगे, बड़े बच्चे स्टूडेंट सेंटर्ड हो सकते हैं, जिसको हमने आरएलटी से संबंधित किया। ये चीजें जोड़ करके पूछेगा एग्जामिनर आपसे, अलग अलग भी पूछता है, इकट्ठे करके पूछेगा, फिर आपको सारी चीजों का पता होना चाहिए। आरएलटी से जुड़ेगी हमारे रिफ्लेक्टिव, क्योंकि वहीं पर हमारा स्टूडेंट प्रधान होता है, एक्टिव होता है, और वह अपने तरीके से सीखता है। टीचर ने बता दिया कि बेटा यहां से जाकर के पढ़ो, फिर स्टूडेंट जो है उस चीज को अपने आप पढ़ता है, उन चीजों को अपने आप समझता है, खुद जो है नॉलेज को एक्वायर करता है। यही उस बात का मतलब था। पेडागोगी में क्या है, छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल ही छोटे बच्चे हैं, जो कि एमएलटी मोड में है, तो इसलिए उनको पहले बेसिक्स को रटवाना पड़ेगा, मेमोरी में उनके डालना पड़ेगा, मेमोराइज करवाना पड़ेगा। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर पूरी पेडागोगी में, ठीक है, इसलिए वो टीचर सेंटर्ड है, एमएलटी है, समझ गए। और वो छोटे बच्चों से, पेडागोगी बोले तो छोटे बच्चों से याद रखना है। छोटे बच्चे का मतलब यहाँ छोटा बच्चा तो ही है, प्रारंभिक भी बोलेंगे तो भी चलेगा, प्रारंभिक, जैसे आप लोग छोटे नहीं है बट प्रारंभिक स्तर पर है, इसलिए आपका पेडागोगी चल रहा है अभी, है ना। अडल्ट लर्निंग भी चल रही है साथ साथ, क्योंकि आप अपने तरीके से भी सीखेंगे, मिक्स्ड अप्रोच चल रही है मतलब अभी हमारी, ठीक है। इसको लर्नर सेंटर्ड को क्या बोलेंगे, एंड्रागोगिकल अप्रोच बोलेंगे। इसके बाद में यहां पर इवेल्युएशन कौन करेगा, आपको समझ में आया या नहीं आया, क्या मैं आपका टेस्ट लूं और टेस्ट लेकर के आपको डांटूं, ऐसा जरूरी नहीं है। हालांकि वो अपना मित्रता हो जाएगी जब लास्ट में, जब जाकर के पूरी डांट पड़ेगी आपको, है ना, जब एक भी चीज नहीं आएगी तब। परंतु अभी के लिए क्या है, आप खुद अपने आप को इवेल्युएट कर रहे हो, मुझे तुरंत आप बताते हो कि सर ये चीज समझ में नहीं आई मुझे, है ना। ये बताइए, क्या छोटा बच्चा ऐसे करता है, उसको कितना ही पीट लो वो ये नहीं बोलता कि सर समझ नहीं आया, बस उसको पढ़ाते रहो, जनरली ऐसा ही होता है ना। एंड्रागोगिकल अप्रोच, सेल्फ इवेल्युएशन करता है बच्चा, परंतु यहां पर क्या है, टीचर की जिम्मेदारी होती है 7वीं 8वीं तक की, है ना, बच्चे, छोटे बच्चों को इवेल्युएट जो करना है, उनको नंबर देने हैं, वो बच्चा देता है। पीएचडी में आपको कोई टीचर नंबर नहीं देगा, है ना, आप खुद इवेल्युएट करते हैं, मतलब बड़े हो गए जब। सेल्फ इवेल्युएशन इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस अप्रोच। एंड्रागोगिकल अप्रोच इज आल्सो आइडेंटिफाइड विद अडल्ट लर्निंग। तो ये ए से अडल्ट याद रखेंगे, और बाकी जो बचा वो छोटे बच्चों को हो गया, है ना। पेडागोगिकल अप्रोच जो है छोटे बच्चों की होगी, ठीक है जी। अब इसमें छोटा सा मतभेद देखते हैं, दोनों को समझते हैं। टीचर सेंटर्ड, डॉक्टर कंचन तिवारी मैम, आप कक्षा में लेट आए और मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस हो, है ना, तो प्लीज टाइम पर आ करें, है ना। अदरवाइज फिर लाइव क्लास जो रिकॉर्डिंग है उसको जरूर देख लें, अगर आपके पास समय का अभाव है तो बाद में देख लें आप जरूर। जो भी विद्यार्थी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, समय थोड़ा सा भी उनका ऊपर नीचे होता है, तो निवेदन है कि आप क्लास को पूरा देखें, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट अगर एक बार हाथ से निकल गया तो फिर कितना भी कोशिश कर लेंगे आप, मुश्किल हो जाएगा पकड़ना, है ना। या फिर लाइव क्लास की जो रिकॉर्डिंग है उसको देखें, अदरवाइज जो आपके पास बुक है हाथ में, उस बुक को 4 से 5 बार जरूर पढ़े मेरे से पढ़ने के बाद में, या फिर यूट्यूब पर लैंग्वेज पढ़े। क्योंकि बच्चा शुरुआत में क्या सोच रखता है, जैसे मैंने पढ़ाया कुछ तो बच्चे को ऐसा लगता है कि ये तो चीज आएगी नहीं, हमसे एग्जाम में पूछी नहीं जानी, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, ऐसा फीलिंग आ जाती है बच्चे को, क्योंकि वो पहली बार पढ़ रहा है। तो इसलिए आप यूट्यूब पर 2-3 वीडियो और भी देखेंगे ना, जैसे मैंने पढ़ाया लेवल ऑफ टीचिंग, मैंने पढ़ा दिया, उसके बाद में यूट्यूब पर देखें, वहां पर पढ़ा, तब आपको ये सब मन में एक सेटिंग होगी कि अरे ये तो वही चीज है जो सर ने पढ़ाई थी, मतलब मैंने पढ़ाई थी, इट मीन्स जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो वहां भी वही सेम पढ़ाई जा रही है। तो ऑटोमेटिक एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, फिर आपका विश्वास जो होता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके प्रति और ज्यादा जगेगा, और जितना ज्यादा विश्वास आपका बनेगा उतना जल्दी आप लर्न करेंगे चीजों को, ठीक है। ये सबसे पहला स्टेप है, श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, है ना, ठीक है। कहते ना कोई दुनिया में कोई गुरु होता है ना ही कोई शिष्य होता है, केवल श्रद्धा ही है जो किसी एक को अपने आप समर्पण भाव में ला देती है शिष्य की भूमिका में, और एक को अपने आप ही, चाहे वो पत्थर है चाहे वो इंसान है, उसको गुरु की भूमिका में बना देती है, ठीक है। मानी श्रद्धा
टॉपिक के विषय में, सिलेबस के विषय में होनी जरूरी है, और तभी होगी जब 4-5 सोर्सेज से पढ़ोगे और वो सेम पाओगे वहां उन सभी जगहों पर, तब आप ज्यादा जुड़ पाओगे कंटेंट से, है ना, क्योंकि ये पेपर 1 जो है हमारा बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए। ओके, तो टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर। टीचर जो है कन्वेंशनल अप्रोच, पारंपरिक शिक्षा थी। स्टूडेंट सेंटर आज की मॉडर्न है, आधुनिक शिक्षा है। टीचर सेंटर्ड जो है नॉलेज एक्वायर की जाती है, मेमोराइज करवाया जाता है। यहां पर क्या होता है स्टूडेंट सेंटर्ड में, सेल्फ डायरेक्टेड होता है, स्वयं अपने आप आता है, और यहां पर टीचर की जिम्मेदारी होती है, टीचर रिस्पॉन्सिबल होता है टीचर सेंटर्ड में। टीचर सेंटर्ड को आप क्या बोलते हैं, छोटे बच्चों के लिए स्पेशली यूज होती है, ये पेडागोगिकल अप्रोच होती है, जो कि पेडागोगी का मतलब आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, ठीक है। और बात करें एंड्रागोगिकल अप्रोच में, एंड्रागोगिकल अप्रोच कौन सी है, एंड्रागोगिकल अप्रोच वो है जिसमें अडल्ट लर्निंग होती है ना, बच्चों को पढ़ाया जाता है, बड़े बच्चों को, ठीक है, सेल्फ डायरेक्टेड होता है वहां पर। और यहाँ टीचर सेंटर्ड में क्या होगा, लर्नर डिपेंडेंट है किस पर, इंस्ट्रक्टर या फिर टीचर पर। और स्टूडेंट सेंटर्ड में स्टूडेंट खुद इंडिपेंडेंट होगा पूरी तरह से, है ना, पूरी तरह से। पीएचडी की बात करें तो पूरा इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, कुछ भी पढ़ने के लिए। फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर सेंटर्ड में टीचर की है, यहां पर स्टूडेंट सेंटर्ड में डेमोक्रेटिक होता है, मतलब टीचर भी जिम्मेदार है कुछ ना कुछ कार्यविधि करने के लिए, और स्टूडेंट तो है ही अपने आप में इवेल्युएट करता है अपने आप को, सेल्फ इवेल्यूशन होता है स्टूडेंट का। और यहाँ पर टीचिंग कैसे चल रही है इसके लिए उसका रिजल्ट तय करता है कि टीचिंग कैसी हुई थी, है ना, जब इवेल्यूशन होती है तो मार्क्स वगैरह के बारे में। ये हो गया दोनों अप्रोच अपने, टीचर और स्टूडेंट सेंटर्ड, ठीक है। इसके बाद में आपके मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग से पहले मैं आपको एक और छोटी सी बात करवाता हूं जो अपने काम की है, जो अभी हो सकती है टॉपिक में, फिर हम क्विज करेंगे लास्ट में। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग 1 घंटे की क्लास है, वो पूरा ही चलता है, ठीक है। फेजेस ऑफ टीचिंग, फेजेस क्या है, फेजेस होते हैं अपने चरण, है ना, शिक्षण के चरण। जब मैं आपको पढ़ाने आया यहां पर, सोनी शर्मा मैम कक्षा में मैं पढ़ाने आया, तो ऑब्वियस सी बात है मैं 1 घंटे यहां पढ़ाता हूं, इतना तो नहीं है। आपको 1 घंटे टीच करने के लिए मुझे बहुत सारी चीजें करनी होती है पहले, इससे पहले। जैसे मुझे गूगल मीटिंग जो है, गूगल मीट ऐप है, उसको मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, उससे मुझे लिंक भेजना पड़ेगा आपको पहले, ऑनलाइन क्लास की बात कर रहा हूं, ठीक है। उस लिंक को मुझे भी याद रखना होगा कि इस लिंक से मुझे ज्वाइन करना है, उसको सेव करना होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, एक ये भी चरण है। दूसरा, ये तो एक टेक्निकल एक्सपेक्ट हो गया, मेरे पास लैपटॉप होना चाहिए पहले, पढ़ाने से पहले, ये 1 घंटे से पहले पहले लैपटॉप भी हो, इंटरनेट भी हो, वगैरह वगैरह, ये चीजें मेरी तैयारी है, इसको, ये तैयारी है। और मुझे आना भी तो चाहिए वो जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अभी जैसे मैंने मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग बीच में छुड़वा दिया, आपका आगे पढ़ा दिया, क्योंकि मुझे ये आती थी चीजें, तो मुझे लगता है कि ये पार्ट हम बाद में कर सकते हैं, पहले ये कर लें थोड़े टाइम में, तो मुझे उन चीजों के बारे में पता है इसलिए मैंने किया। अगर मुझे ऐसा न पता हो पहले और मैं सीधा क्लास में आ जाऊं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये जो भी चीजें मैंने पहले पता की, पहले अरेंज की, वो क्या है, पूर्व अवस्था है, पढ़ाने से पहले की अवस्थाएं, टीचिंग से पहले की बातें हैं, वो प्री एक्टिव, जितनी भी बातें मैंने की, पूर्व अवस्था, पढ़ाने से पहले की अवस्था है, ठीक है। जो मैं पढ़ूंगा, आप लोगों को क्या पढ़ाना है आज, उसकी तैयारी भी तो करनी पड़ेगी, पीपीटी बनानी पड़ेगी, पीपीटी में कोई समस्या है तो उसको अरेंज करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर नेहा त्यागी जी कह देते हैं कि सर हेडिंग जो है आप हिंदी में रखें, तो मुझे हिंदी पहले मैं नहीं रखता था, अब हिंदी रखने लगा। जैसे चरण, फेजेस को कहते हैं चरण, अध्यापन के चरण, तो 3 चरण होते हैं। एक तो क्लास 1 घंटा जो मैं पढ़ाऊंगा उससे पहले क्या क्या तैयारी होगी, मैं पीपीटी नोट्स तैयार करूंगा अपने, ठीक है। आप लोग किस तरीके से व्यवहार करें, कल क्या प्रश्न पूछा था, या इस टॉपिक से रिलेटेड क्या प्रश्न बन सकते हैं, उसकी उस तरीके से मैं टीच करूंगा, ये मेरे मन में प्लानिंग होगी। इसको मैं क्या करूंगा, प्लानिंग बोलूंगा, फर्स्ट चरण को प्लानिंग, प्लानिंग। फिर आपके सामने क्लास में आ गया मैं, सारा टॉपिक लेकर के, इंटरनेट वगैरह सेट करके, लैपटॉप सेट करके, दिमाग में जितनी बातें हैं वो सेट करके, और लैपटॉप के अंदर पीपीटी वो सारी अरेंज करके आ गया। क्लास में मैं आपको पढ़ाने लग गया, पढ़ाऊंगा तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, रेणु डबराल जी कि सर उसका मतलब बताओ, है ना, इसका मतलब बताओ, ये समझ नहीं आया, वगैरह वगैरह, वार्तालाप हुई, अपनी चर्चा हुई, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरएक्टिव फेस। इंटर एक्टिव फेस मतलब मध्यावस्था, इंटर बोले तो मध्य में, है ना, मध्यावस्था, ठीक है, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ठीक है, जिसमें मुझे पता भी लग रहा है कि किस बच्चे को समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा, है ना, कौन बच्चा मुझे जो है मतलब कि क्वेश्चन पूछ सकता है, किस तरीके का पूछेगा, क्या लेवल है क्या नहीं, सारा बच्चों के बारे में मुझे जानकारी ऑटोमेटिक हो जाएगी क्लास के दौरान, और मेरा भी पता लग जाएगा कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। सेकंड फेज हो गया। तीसरा, पोस्ट एक्टिव। पोस्ट एक्टिव होता है बाद का, पोस्ट बोले तो बाद में, जैसे पोस्ट पेड होता है ना, एक प्री पेड होता है, प्री पेड में पहले रिचार्ज करवाना होता है, जैसे हमारी सिम है, हम पहले रिचार्ज करवाएंगे तभी हम 1 महीना यूज कर पाएंगे कॉल XYZ। पोस्ट पेड में हम पहले कॉल वगैरह कर लेंगे, जैसे हमारा बिजली का बिल होता है,
2 महीने हमने बिजली यूज की, उसके बाद में हमें बिल पे करना होता है कि आपने इतना यूज कर लिया, अब पे करो। ठीक है, पोस्ट पेड होता है। तो पोस्ट बोले तो बाद में क्लास पढ़ा दी, पढ़ाने के बाद में अब मुझे फील होगा कि बच्चों को अभी भी समझ नहीं आ रहा है, इट मीन्स या तो मैं लैंग्वेज गलत प्रयोग कर रहा हूं, है ना, स्ट्रेटजी जो लैंग्वेज है वो गलत प्रयोग कर रहा हूं, या मेरी स्ट्रेटजी जो है मैं पढ़ा रहा हूं वो सबसे पहले मैंने कठिन चीजें रख दी सामने, इस कारण से बच्चों को समझ नहीं आ रहा, या कुछ और गड़बड़ है। तो उन चीजों को मैं इवेल्युएट करूंगा, या फिर आप लोगों को सब कुछ पढ़ा दिया मैंने, पढ़ाने के बाद में अब आपका टेस्ट लूंगा। ऑब्वियस सी बात है कि उस टॉपिक से रिलेटेड बातें आपको समझ में आई भी हैं या नहीं आई, तो उससे इवेल्युएशन होगा। तो पोस्ट एक्टिव क्या है हमारा, इवेल्युएशन होता है, इवेल्युएशन फेज, इवेल्युएशन। ठीक है, 3 फेज हुए हमारे, प्री, इंटर, पोस्ट, 3 फेज हुए। ज्योति बल्हारा जी, समझ में आ रही होगी बातें। तो इन फेजेस और स्टेजेस, अवस्थाओं को टीचिंग को 3 तरीकों से बांटते हैं। टीचिंग इज ए कॉम्प्लेक्स टास्क, टीचिंग कॉम्प्लेक्स है, नॉर्मली नहीं होता। टीचिंग करने के लिए सिस्टमेटिक प्लानिंग जो होती है हमें करनी होती है। जैक्सन नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 3 अवस्थाएं बताई, हमें 3 अवस्थाएं बताई पढ़ाने की, टीचिंग। जैक्सन हुए हैं, उन्होंने बताया। ठीक है, ब्लूम्स ने क्या दिया था, टैक्सोनॉमी दी थी, CAP के नाम से 1956 में दी थी। एंडरसन ने क्या किया था 2001 में, जो लास्ट वाले पार्ट थे, है ना, दोनों के दोनों कॉग्निटिव के अंतर्गत, उसको चेंज कर दिया था। लास्ट वाले कौन से थे, सिंथेसिस और इवेल्युएशन था, उसको उन्होंने क्या किया, इवेल्युएशन पहले कर दिया और सिंथेसिस मींस क्रिएशन को बाद में कर दिया। ये बात वही विद्यार्थी जानता होगा जो जिन्होंने टैक्सोनॉमी को पढ़ा है अच्छे से। ठीक है, जो लास्ट 2-3 क्लासेस में रहे हैं। ओके, तो क्या बताया जैक्सन ने, 3 स्टेज बताई। प्री एक्टिव, जिसको आप प्लानिंग फेज बोलते हैं। दूसरे इंटरएक्टिव बताई, जिसको अंत्य प्रक्रिया अवस्था या कार्यान्वयन, इंप्लीमेंटेशन, मतलब इंप्लीमेंट कर देना चीज को, या इंटरएक्टिव फेज भी बोलते हैं। इसी का नाम इंटरएक्टिव या इंप्लीमेंटेशन भी है, इंटर एक्टिव। और लास्ट है पोस्ट एक्टिव, जिसको मूल्यांकन अवस्था बोलते हैं, इवेल्युएशन स्टेज बोलते हैं। 3 चीजें हो गई सर हमारी। ठीक है, इनको देखते हैं अब वन बाय वन। तो प्री एक्टिव स्टेज कौन सी है, कि प्री एक्टिव में क्या क्या करते हैं आप। अब सिस्टमेटिक पढ़ रहे हैं, हमने ओवरव्यू देख लिया है, अब हम आराम से देख रहे हैं। प्री एक्टिव, जब मैं आपकी क्लास में नहीं आया तो उससे पहले मैं आराम से जो है ना, शांति से अपने नोट्स तैयार कर रहा था, बुक को पढ़ रहा था, है ना, PPT बना रहा था, मुझे कोई बर्डन नहीं था। बर्डन इतना ही था कि क्लास लेनी है, उससे पहले पहले काम करना है। तो वो मेरी क्या अवस्था थी, मुझे किसी से कोई चर्चा नहीं करनी, कोई मुझे कुछ कहने वाला नहीं है, आराम से मैं शांति से नोट्स तैयार कर रहा हूं। तो वो कौन सा पार्ट है मेरा, काम, CALM, काम मतलब शांत। कहते हैं ये प्री वाला जो है ना, क्लासरूम से पहले की जो अवस्था होती है, वो क्या होती है, शांत पार्ट है, टीचिंग का शांत पार्ट है। टीचिंग का शांत बोले तो टीचिंग एक्चुअल में हो नहीं रही है, परंतु उसका शांत पार्ट है, मतलब टीचर अकेला ही नोट्स वगैरह बनाने में लगा हुआ है, शांति से, है ना, धैर्यपूर्वक। ठीक है, जैक्सन इसको शांत पार्ट कहते हैं। तो आपसे प्रश्न यही बन गया कि बताओ टीचिंग के 3 फेज हैं, उनमें से काम पार्ट कौन सा है, मतलब शांति वाला भाग कौन सा है। तो पहला भाग होगा। अब बच्चा ऐसा सोचता है लास्ट वाला होगा, लास्ट में नहीं होता, लास्ट में तो टेस्ट होंगे, उस समय तो घबराहट हो जाती है सभी को ही, है ना। तो पहले पहले जो होता है शांति का पार्ट है, प्री एक्टिव। एक्चुअल टीचिंग वहां नहीं हो रही। ए टीचर हैज टू परफॉर्म मेनी टास्क, बहुत सारे काम करने टीचर को। क्या क्या करना है, पहले क्लास से पहले क्या क्या करना है, जैसे फॉर्मिंग और फिक्सिंग अप गोल्स। मैं क्लास में आ रहा हूं, उससे पहले मुझे ये सोचना है कि मुझे आज 1 घंटा क्लास होगी और उस 1 घंटे की क्लास में कल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाने हैं। आज ये नया टॉपिक टीच कर दूंगा ताकि अगले दिन भी मैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ सकूं आपसे, है ना। और ये मेरे लक्ष्य है, मुझे लक्ष्य निर्धारित करने पड़ेंगे क्लास में आने से पहले। तो लक्ष्य बनाना, ये बनाया मैंने। फिर टेकिंग डिसीजन अबाउट कंटेंट। अब मैंने, मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें थी पेपर 1 के रिलेटेड, बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी मैंने देखे, बहुत सारा गूगल भी मैंने सर्च किया, अलग अलग बातें सबने कह रखी है, मतलब सिमिलर सी। मुझे लैंग्वेज एक ऐसी प्रयोग करनी थी, इस तरीके से कंटेंट डिजाइन करना था कि आप लोगों को लगे कि आसान है चीजें, है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पार्ट भी तो है। यही सेम चीजें कॉम्प्लेक्सिटी से भी कही जा सकती है, कठिनता से। तो कंटेंट मैंने चूज किया, मैंने इस तरीके से PPT बनाई, हिंदी इंग्लिश इस तरीके से ये टर्म्स मैंने लिखी, कंटेंट चूज किया कि मुझे क्या क्या पढ़ाना है, किस लैंग्वेज में पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है आपको, ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए। मैनेजिंग और सीक्वेंसिंग एप्रोप्रिएट मीन्स एंड वेज ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंट कैसे करना है, कंटेंट चूज कर लिया मैंने कि ये शब्द हैं, उसको प्रेजेंट कैसे करना है। जैसे मैंने इसको प्रेजेंट किया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 कर दिया, यहाँ पर ये एरो लगा दिया, इसको ब्लू कलर कर दिया, इस तरीके से इन शॉर्ट लिख दिया। चाहता तो मैं इसको एक लाइन में लिख देता सारी चीजों को, वो भी प्रेजेंटेशन होती थी। तो मतलब प्रेजेंट कैसे करना है आपके सामने और क्या सीक्वेंस रखनी है। पहले मुझे आपको जो है टीचिंग मेथड्स बताने हैं मॉडल्स में, या मुझे पहले फेजेस बताने हैं, या पहले मुझे मैक्सिम्स बताने हैं, मुझे क्या रखना है।
है ना। तो वो मैं अरेंज करूंगा उस चीज को, ये चीजें होंगी। ठीक है। डिसाइडिंग अबाउट एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स ऑफ टीचिंग, कि मुझे स्ट्रेटजीज बनानी होंगी, पहले ही सोचना होगा कि मैं आपको क्या कराऊं। सपोज ये जो दोनों लाइन है ना लास्ट वाली, डेवलपिंग टीचिंग स्ट्रेटेजीज फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैनर, ये दोनों की बात करूं तो जैसे योगा की बात करें तो योग में आपकी क्लास चलती है, थ्योरी भी होती है और एक प्रैक्टिकल भी पार्ट है योग, है ना। तो मुझे आपको पढ़ाना है ना, योग करवाना है, तो मैं आपको थ्योरी पहले पढ़ाऊं या प्रैक्टिकल पहले करवाऊं। प्रैक्टिकल पहले करवा लूं तो भी थ्योरी बाद में हो सकती है, थ्योरी पहले करवा लूंगा तो भी प्रैक्टिकल हो सकता है। तो पहले क्या करवाएं ऐसा आपको, या साथ साथ में चलाएं, तो वो क्या है अपना, वो डिसाइड करना कि स्ट्रेटेजीज क्या होंगी। आपको टॉपिक को करवाना है, केमिस्ट्री पढ़ानी है, तो केमिस्ट्री में पहले आप थ्योरी पढ़ाएं बच्चे को या फिर सीधा केमिकल हाथ में दे दें उसके, है ना। टैक्टिक्स क्या होंगे, क्या क्या शब्दों का किस किस तरीके से यूज करना है, बच्चों के साथ कैसे डील करना है क्लास में, ये मैं पहले से ही सोच के रखूंगा, तभी मेरी टीचिंग बेस्ट मानी जाएगी, है ना। लास्ट में बीच में बेस्ट होगी, मेरा कॉन्फिडेंस बना रहेगा क्लास में, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी, है ना। डेवलपिंग टीचिंग स्ट्रेटेजीज फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर, सब कोई सब्जेक्ट है जैसे योग है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है वगैरह वगैरह, उनको टीच करना है, तो आप कैसे टीच करेंगे उनको, प्रैक्टिकली शो करेंगे या नहीं। एनाटॉमी है, आप केवल थ्योरी थ्योरी की बात कर रहे हैं, कोई चित्र नहीं दिखा रहे, कोई कुछ नहीं दिखा रहे, चल रही है बातें, तो सर वो तरीके से समझ नहीं आएगी। तो समझाने के लिए आप प्रैक्टिकल में उतरेंगे तो वो कैसे टीच करेंगे, तो ये फेज जो है मुझे पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा। और ये कौन सा है, काम पार्ट, शांति वाला पार्ट है, टीचर अकेला ही लगा हुआ है उससे शांति से, है ना, तैयार करने ये चीजें सोचने हुए। किसने किए थे 3 डिवीजन, जैक्सन ने किए थे, साइकोलॉजिस्ट हुए थे। ठीक है, फिर आता है इंटरेक्टिव फेज, जिसको इंप्लीमेंट करते हैं। आपने जो विचारधारा सोची थी, सब सोच करके आए थे, उन सबको आप अब क्लास में आए, क्लास में देखा कि क्लास में कितने बच्चे हैं सर, आज जो है 28 बच्चे हैं अभी क्लास में ना, इतने बच्चे आए हुए सर, ठीक है। उन बच्चों में से अब कौन सा बच्चा क्या जानता है क्या नहीं जानता। ऑनलाइन में तो खैर मुझे पता नहीं लगता कि अभी क्लास में कौन कौन बच्चा है, मुझे देखना पड़ेगा स्पेशल जा करके। ऑफलाइन मोड में आप क्लासरूम के अंदर जाएंगे तो सभी के चेहरे दिख जाते हैं आपको, चेहरे देख करके टीचर को अंदाजा हो जाता है कि ये व्यक्ति ऐसी चीज जानता होगा, इसका ऐसा इंटरेस्ट है, ऐसा कुछ हद तक मालूम हो जाता है। तो उसको बोलते हैं साइजिंग अप द क्लास, कि आप क्लास को समझते हैं, डील करते हैं क्लास के साथ में, कि हाँ जी बच्चे कैसे हैं वगैरह वगैरह, जो भी आप नॉर्मल बात करते हैं, बिहेव करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अगर फर्स्ट टाइम क्लास में जा रहे हैं, अगर आप रेगुलर जा रहे हैं तो उनसे उस तरीके से डील करते हैं, पुरानी बातों पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों को पहचान जाते हैं कि बच्चा कौन सा होमवर्क करके आया है, नहीं करके आया, किस तरीके से बच्चे को बैकग्राउंड नॉलेज क्या है क्या नहीं है, तो उस चीजों के बारे में जानते हैं। डायग्नोज ऑफ लर्नर, डायग्नोसिस ऑफ लर्नर, डायग्नोसिस मतलब निदान करना, जांचना कि आपको रोग क्या है रोग नहीं है। तो ऐसे ही बच्चों के दिमाग को समझना, परखना कि बच्चे को नॉलेज क्या है क्या नहीं है पहले का, है ना, विद्यार्थियों का ज्ञान का स्तर क्या है क्या नहीं है, ये चीज का आंकलन करना, डायग्नोसिस करना लर्नर के द्वारा। इसमें 3 चीजें होती हैं, प्रिसेप्शन, डायग्नोसिस और रिस्पॉन्स, 3 चीजें। कि आप सबसे पहले क्लासरूम में गए तो प्रिसेप्शन करेंगे, बोले तो प्रत्यक्ष करेंगे बच्चे, प्रिसेप्शन होता है प्रत्यक्ष करना, प्रत्यक्ष, बच्चे को देखेंगे सबसे पहले, समझेंगे उनको, फिर डायग्नोज करेंगे, डायग्नोज, डायग्नोज का मतलब उसका निदान करेंगे, मतलब इनको ये चीजें पता है या नहीं पता, इस तरीके से आप जांचेंगे उनको। फिर उसके अकॉर्डिंग उनको रिस्पॉन्स करेंगे। जैसे मुझे पता लगा कि सर एक विद्यार्थी ऐसा है जिसको अभी तक ये नहीं पता कि साधक बाधक तत्व क्या है, या टीचिंग का मेन उद्देश्य क्या है, ये नहीं पता, तो मैं उसको टारगेट करके या उसको बिना टारगेट किए हुए आज भी वह बात दोहराने की कोशिश करूंगा, ताकि उसको वो चीज क्लियर हो। रिस्पॉन्स, प्रिसेप्शन, डायग्नोस और रिस्पॉन्स, ये 3 चीजें होती है इसी में एबिलिटीज ऑफ लर्नर, ये जांचा जाता है कि स्टूडेंट को क्या क्या आता है या कितना लेवल है उसका समझने का, क्या समझ सकता है, बच्चे की इंटरेस्ट किस चीज में है, कौन से पार्ट में, मैथमेटिक्स में है या हमारे सब्जेक्ट में है भी है या नहीं है, नहीं है तो उसकी इंटरेस्ट जगाएं आप किसी न किसी तरीके से, कुछ ऐसी बातें करके ना, तभी बच्चा शुरू करेगा सीखना। और उसका एकेडमिक बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड माने उसके लास्ट टाइम में क्या उसका स्कोर आदि था, है ना, कि वो बहुत कम स्कोर कर रहा है, 30% उसके स्कोर आ रहे हैं, तो उसको आप हाई लेवल की बातें नहीं बता सकते, उसके साथ बेसिक बातें करेंगे। कोई बच्चा ऐसा है जिसके 99% स्कोर आ रहे हैं हमेशा से, तो उसके साथ आप लो लेवल की बात करें तो वो बच्चा बोर हो जाएगा, तो इसलिए सभी के साथ को अरेंज करें। तो ये आप जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें पहले क्लास के दौरान ही। एक्शन एंड रिएक्शंस ऑफ अचीवमेंट्स, जब बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चों के रिएक्शंस आएंगे, फेस दिखेगा कि हाँ उनको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बच्चा पता लग रहा है कि आप लेक्चर ले रहे हो उबासी ले रहा है बच्चा, है ना, कंटिन्यूअसली, और सारे लगभग ऐसा कर रहे हैं, तो समझ रहे हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है ना, और बच्चे सीरियसली देख रहे हैं और एक एक बात के प्रति रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मतलब बच्चे समझ रहे हैं, है ना। तो एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं बच्चों के, उनसे देख करके आप अचीव कर सकते, समझ सकते हैं कि बच्चे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, उनको अलर्ट किया जाता है। ये इंटरेक्टिव फेज है जिसमें आप एक्चुअल टीचिंग कर रहे हैं,
एक्चुअल टीचिंग कर रहे हैं, ये वो फेज है कक्षा के दौरान। इसके बाद में कक्षा को पढ़ा दिया आपने, 6 महीने तक लगातार पढ़ाया, या एक दिन पढ़ाया, 2 दिन पढ़ाया, या वीक में पढ़ाया, उसके बाद में आप क्या करेंगे, बच्चों को समझेंगे कि बच्चों को समझ में आया या नहीं आया। तो उसके लिए आप टेस्ट रख सकते हैं, है ना। या क्लास के लास्ट में जैसे किया तो बच्चों ने है जो क्लास में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो इस मीन्स मेरी लैंग्वेज में गड़बड़ थी, या मेरी स्ट्रेटेजी में गड़बड़ थी, या मेरा जो प्रेजेंटेशन का तरीका था वो गड़बड़ था। तो इन ये अगर गड़बड़ है तो इनको मैं चेंज करूंगा, चेंजेस टीचिंग स्ट्रेटेजीज, टीचिंग स्ट्रेटेजी चेंज होगी। तो इस फेज को पोस्ट एक्टिव को हम क्या बोलते हैं, इवेल्युएशन फेज बोलते हैं, मूल्यांकन चरण बोलते हैं, असेसिंग द सुटेबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव डिटरमाइंड। तो जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य है, कहते वो पूर्ण हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, है ना, उनको हम पूरा कर पाए या नहीं कर पाए। अगर नहीं कर पाए तो सर उनसे आगे होने वाली जो क्लास है उनमें उस तरीके से हम पढ़ाएं ताकि हमारा जो गोल था टीचिंग का वो पूरा हो, है ना। अगर नहीं हो रहा है तो, अगर हो गया तो अच्छी बात है, मूल्यांकन करें, हम इवेल्युएट करें। डिसाइडिंग रिगार्डिंग री टीचिंग द कंटेंट और फर्दर टेकिंग अप द कंटेंट। कहते अगर आपने अपना जो गोल है वो पूरा नहीं किया है तो बच्चों को फिर रीटीच करें, वही टॉपिक फिर से पढ़ाएं, या तो उनको क्लियर करने के लिए, या फिर फर्दर आगे की तरफ आप कंटेंट को बढ़ाते जाएं, मतलब कंटिन्यू रखें अपनी क्लासेस को। सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस, क्योंकि इवेल्युएशन फेज है तो इस टाइम आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। तो इसके लिए आप मान लीजिए इवेल्युएट करेंगे, मतलब मार्किंग करेंगे, तो उनको किस तरीके से, ऑब्जेक्टिव टाइप में उनसे पूछेंगे क्वेश्चन, या सब्जेक्टिव वे में पूछेंगे, या उनसे ओरली पूछेंगे। तो ये टेस्ट आपका अप्रोप्रिएट यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टेस्ट आप ऐसा यूज कर रहे हैं जिसमें एक लो से लो बच्चा भी जो है स्कोरिंग हाई कर रहा है और हाई से हाई बच्चा वो लो कर रहा है, इस तरीके का डिवाइस यूज नहीं करें, ऐसा टेस्ट न बनाए, है ना। सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टेस्टिंग, जो आपने कंटेंट पढ़ाया उससे रिलेटेड आप जो है टेस्ट यूज करें ताकि पता लगे, और अगर कोई गड़बड़ है तो बच्चों की जो पढ़ाने की टेक्निक है उसको चेंज करें। ये 3 फेजेस हुए हमारे, प्री, इंटरेक्टिव और पोस्ट एक्टिव, ये 3 हुए। अब इनको एक साथ समझते हैं, प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव, पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव कौन सा है, टीचिंग से पहले, बिफोर एक्चुअल टीचिंग, बात क्लियर है सर। इंटरेक्टिव कौन सा है, जब बच्चों के साथ क्लास में गए तो आप बच्चों को देखते हैं। साइजिंग का मतलब ये कि क्लास को निर्धारित करते हैं कि क्लास में कितने बच्चे कहाँ कहाँ कौन कौन बैठा है और क्या उनकी मनोदशा है, मतलब कि क्या टॉपिक को पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते, उनका फेशियल एक्सप्रेशन आदि को जानना। साइजिंग ऑफ द क्लास, कि कौन से शरारती बच्चे हैं उनके साथ कैसे डील करना है, कौन से शांत स्वभाव के बच्चे हैं उनके साथ कैसे डील करना है, उस चीज को लेकर के होता है साइजिंग ऑफ द क्लास। ठीक है, ओके, बच्चों को समझना, साइजिंग ऑफ द क्लास। फिर पोस्ट एक्टिव जो है उसमें क्या करते हैं, क्लास संपन्न हो चुके हैं, इवेल्युएट करते हैं। अगर आज की क्लास के बाद में इवेल्युएट करना है, एक ही क्लास के बाद में, तो ऑब्वियस सी बात आप ये करेंगे कि मेरे पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया, अगर बच्चों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो हम करेंगे कि कोशिश करेंगे अगले टाइम से उनको कुछ नए तरीकों से हम उसको पढ़ाएं, है ना, स्ट्रेटेजीज को चेंज करें। पहले जो प्री एक्टिव है, फॉर्मुलेशन होता है गोल्स का, आप गोल निर्धारित करते हैं कि मैं ये पढ़ा दूंगा, और मेरे पढ़ाने के बाद में आज ये पढ़ाया तो आपको एटलीस्ट ये तो पता लग जाएगा कि 3 टीचिंग की स्टेजेस होती हैं और वो ऐसे ऐसे होती है, मोटे मोटे तौर पर एटलीस्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, और इंटरेक्टिव में क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं लर्नर को। डायग्नोज का मतलब पता लगाते हैं लर्नर के बारे में, उसकी एबिलिटीज क्या है, योग्यता क्या है उसकी, वो तैराकी में अच्छा है, वो क्रिकेट खेलने में अच्छा है, थ्योरी में वो कमजोर है। ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी चीजें अच्छी है, ओके। इंटरेस्ट ऑफ लर्नर, उस बच्चे का पढ़ने में इंटरेस्ट है भी है, नहीं है, नहीं है इंटरेस्ट तो फिर समस्या हो जाएगी। पहले आपको पढ़ाने से पहले इंटरेस्ट पैदा करना जरूरी हो जाएगा उसको। एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है उसका, है ना, एक मतलब इसके एग्जाम वगैरह में क्या स्कोरिंग रहती होती है उसको जानना पड़ेगा। और एक्शन एंड रिएक्ट, और इसमें हाँ, डिफाइनिंग द डायमेंशन ऑफ बिहेवियरल चेंजेस। आप पोस्ट एक्टिव में क्या करेंगे, आप जो है बिहेवियर में चेंज आए उनके, है ना, उसके लिए आप डिफाइन करेंगे डायमेंशंस को कि ये चीज चेंजेस हुई है उसमें, ये चेंज नहीं हुआ है बच्चे में। और अप्रोप्रिएट टेस्ट यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव या किसी भी तरीके से आपको टेस्ट लेना है। प्री एक्टिव में बात करें, डिसीजन मेकिंग अबाउट सब्जेक्ट मैटर, कैसा सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है। आइडियाज और टीचिंग स्टाइल्स को भी आप निर्धारित करते हैं कि मुझे इस तरीके से पढ़ाना है बच्चे को, इस तरीके से नहीं पढ़ाना है। लास्ट में प्री एक्टिव में डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज, आप स्ट्रेटजीज बनाते हैं पढ़ाने से पहले। इंटरेक्टिव में एक्शन और रिएक्शंस ऑफ अचीवमेंट्स, ये देखा जाता है कि बच्चे को समझ में आया या नहीं आया। और पोस्ट एक्टिव में चेंजेस टीचिंग स्ट्रेटजीज, अगर आप नहीं पढ़ा पाए अच्छा तो टेक्निक्स यूज करें, चेंज करें डिफरेंट, है ना, ये चीज हो गई। ठीक है, ये आपके अपने 3 स्टेजेस हुई। अब इनसे प्रश्न कैसे बनेंगे वो प्रश्न जल्दी आपके सामने आएंगे, परंतु उससे पहले अब हम क्विज करते हैं आज की। सैटरडे आज आपने पूरे वीक में क्या क्या पढ़ा है
क्या क्या चीजें हमने देखी है उससे रिलेटेड सारी बातें करते हैं। ठीक है, ये कल वाला प्रश्न था, इसका उत्तर देना है। और ये ध्यान रखना, मैं जितने भी प्रश्न करवाऊंगा आपको सारे PYQs होंगे, बहुत रेयर होंगे कि कुछ मैं बनाऊंगा, है ना, अदरवाइज सारे PYQs होंगे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो अब इसको देखो और समझो और इसमें से सपोज करो कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो कैसे, नहीं हो सकता तो कैसे नहीं हो सकता, करिए फाइंड आउट। ओम, आवाज आ रही है ना मेरी, कंचन तिवारी जी? कंचन जी, ये कल वाला ही प्रश्न है, किया नहीं क्या आप लोगों ने प्रश्न ये? ज्योति डबराल जी, रेनू जी, नेहा जी, सोनी शर्मा जी, सुमन कांता मैम, नेहा। अच्छा, हिंदी में करना पड़ेगा क्या, ये ऐसा भी है क्या? ओके, ठीक है ठीक है, इसके लिए मैं क्यों चाहूँ, हिंदी में कर देंगे, हाँ इसको है ना, हिंदी में कर देंगे, ये भूल गया मैं। ठीक है, चलो खैर इंग्लिश में बात करते हैं जो मैंने पढ़ाया था। तो लर्निंग आउटकम्स इंडिकेटेड बिलो, आइडेंटिफाई दोज विच आर सेट टू हाई लेवल आउटकम्स। अब ये है क्या, हमें समझ ही नहीं आ रहा सर, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ऐसा लग रहा है। तो अब इसमें देखो, ये ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी से है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी थी, क्या थी? सी ए पी था। सी कोग्निटिव थी, ए अफेक्टिव था, पी जो है अपना साइकोमोटर था। कोग्निटिव में बेस आधारित कौन था? नॉलेज आधारित था, नॉलेज। के सी ए टू, ए टू और एस ई। अब इनमें ना ये ध्यान रखना, ट्राइंगल जो बना था आपको याद होगा, वो ऐसे बना हुआ था इस तरीके से। के नीचे था नॉलेज आधारित, नीचे था, ऊपर इवेल्यूशन था, है ना, मतलब हाईएस्ट जो है ऊपर वाली चीजें मानी जाएंगी ट्राइंगल के हिसाब से सोचना। तो अब हाईएस्ट कौन सी होगी इस हिसाब से अगर देख रहे हैं तो एस और ई या ए टू, इनमें से नॉलेज तो हाईएस्ट नहीं हो सकती, ये तो क्लियर है ना। एस ई, एस का मतलब क्या था? सिंथेसिस, और ई का मतलब इवेल्यूशन। सिंथेसिस और इवेल्यूशन है कहीं पर? सिंथेसिस इवेल्यूशन नहीं है, बट एनालाइज और सिंथेसाइज है, मतलब एक तरह से इनके मुकाबले, नॉलेज वगैरह के मुकाबले तो ऊपर हो गए ना। ठीक है, शोइंग द एबिलिटी टू एनालाइज एंड सिंथेसाइज, ये सर हाईएस्ट है। ठीक है, बी तो कंफर्म होगा ही होगा, बी जहां पर नहीं है मेरा उत्तर नहीं हो सकता। तो चार में नहीं ऑप्शन, ये उत्तर नहीं होगा। अब आपको एग्जाम में है ना, एग्जाम में दिव्य चौधरी जी, आपको एग्जाम में जो है इंक्लूड और एक्सक्लूड कर लेंगे ना, अगर ये टेक्निक समझ गए तो आपका 100% कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, मतलब सारे के सारे ठीक होंगे। ये टेक्निक जरूर अपनाना आप, है ना। ठीक है, बी नहीं हो सकता, बी उत्तर होगा ही होगा, तो बी जहां पर नहीं वो मेरा ऑप्शन नहीं होगा। तो मतलब 4 नंबर मेरे पास, अब 3 ही ऑप्शन बचे, और है ना, छोटे हो गए, थोड़े हो गए ऑप्शन, 50-50 बच गए, मतलब एक तरह से। और इफेक्टिव में क्या था? इफेक्टिव की रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन, वीओसी, R2 वीओसी, ये चीज थी। ठीक है, वीओसी या तो वैल्यू हो या ऑर्गेनाइज और करेक्टराइज, हाँ ये मिल गया, एफ मिल गया मुझे, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन और करेक्टराइजेशन ये मिल गया। ये भी हाईएस्ट है ना, ट्राइंगल तो ऐसे ही बना था जिसमें रिस्पॉन्ड रिसीविंग सबसे नीचे माना जाएगा। ठीक है जी, एफ होना ही चाहिए। एफ जहां पर नहीं है वो भी मेरा उत्तर नहीं होगा। एफ कहां नहीं है सर? एफ यहां नहीं है, 2 में, 3 में नहीं है, तो सर बाकी देखने की जरूरत नहीं है, मेरा ऑप्शन क्लियर बिल्कुल राइट हो गया ना। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो गया पहले ही। समझ में आ गई बात? अब फिर भी हम चर्चा कर लेते हैं एक बार, जो हमारा साइकोमोटर था। इसमें सर मतलब हायर वाले ही लेने थे, जैसे रिस्पॉन्डिंग और वैल्यूइंग भी तो वो है, लेकिन ये नहीं लेने थे इसमें ऐसे। क्यों लेना है, क्यों क्यों ऐसा करना क्यों है, बताओ दिव्या क्योंकि चौधरी जी। इसमें क्वेश्चन दे रहे थे, शायद आपने यही बताया अभी। हाई लिख रखा है ना, क्वेश्चन पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा, हाँ, इसलिए लेने हायर हैं। लेवल आउटकम। हाई लेवल आउटकम्स, हाई लेवल कब होगी सर? कहते हैं जब ट्राइंगल में दिखा रखा है तो वही तो चीज हाई होगी ना, बाकी तो लोवेस्ट है। ट्राइंगल बनाया इसलिए गया था कि आप इस चीज को समझे, है ना। ठीक है, ओके सर। हाँ। अब देखो आगे, साइकोमोटर का क्या था, टेक्निक क्या था? आई एम पेन, ये टेक्निक बताई गई थी। आई बोले तो इमिटेशन, एम बोले तो मैनिपुलेशन, पी बोले तो प्रिसाइज, और ए बोले तो आर्टिकुलेशन, और एन बोले तो नेचुरलाइजेशन। आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन है सर ये टेक्निक। ई जो हाई हाई है उनको उठाया हमने, हो गया सर, बात ही खत्म। ठीक है, ई हो गया, बी ई एफ उत्तर आ गया सर हमारा, डन। कोई दिक्कत थी इस प्रश्न में? कुछ भी नहीं था। समझना है आप लोगों को, देखो यही सारा का सारा सिस्टम है। पेपर 1 इसलिए टिपिकल लगता है बच्चे को कि वो जो है ना बातों को थोड़ा सा जितना पढ़ा है उसके अलावा नहीं सोच पाता, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं आप लोगों को लैंग्वेज का खेल है सारा का सारा, समझना है।
ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज पकड़ें, उसके लिए एक ही टॉपिक को 3-4 अलग अलग सोर्सेज से पढ़ें, या फिर अपनी बुक को 5-6 बार बुक को ही पढ़ लें। अगर कोई और सोर्स नहीं देखना तो बुक में जो टॉपिक दिए गए उन्हीं को पढ़ लें, आराम से हो जाएंगे ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट प्रश्न। हाँ, BEF आंसर होगा। गौरी मैम बहुत ही बढ़िया, गौरी शर्मा जी बहुत ही उत्तम, मीनाक्षी जी बहुत बढ़िया, कंचन तिवारी जी BEF होगा, सुमन कांत मैम BEF होगा ना। ये आंसर क्या होगा? हाँ जी, ये आंसर होगा। सी। चलो ये देखते हैं। आंसर हाँ ठीक है, देखते हैं ये बात क्या हो रही है वैसे। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम लोअर टू हायर, नीचे से ऊपर जाना है कहते हैं, फॉर इंडिकेटिंग लर्निंग आउटकम्स रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन। दे ही रखा है अफेक्टिव डोमेन, किसका है सर? ब्लूम टेक्सोनोमी का प्रश्न है। अफेक्टिव डोमेन क्या होता है? R2 बोले या रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग और VOC। अब इसमें ये ध्यान रखना है दिमाग में कि ये ऊपर से शुरू कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ये ऊपर से नहीं। ट्रायंगल जब बनेगा तो रिसीविंग सबसे नीचे होता है और करेक्टराइजेशन सबसे ऊपर होता है। करेक्टर सबसे अंत में निर्माण होगा सर। सारी चीजें आप समझ लेंगे, जान लेंगे, तब आपके जीवन में जो मूल्य रह जाएंगे उसी के अनुसार आप व्यवहार करेंगे, वही आपका चरित्र होगा। ठीक है, ई सबसे लास्ट में होना चाहिए, इतना मुझे क्लियर है। रिसीविंग सबसे पहले होना चाहिए ए, और लास्ट सिरे पर ई, देखो कहां पर है ए हो। अच्छा, रिसीविंग के बाद में रिस्पॉन्डिंग होना चाहिए, AC होना चाहिए सबसे पहले, तो AC ऑप्शन नंबर 2। बात क्लियर? तो ये सी ऑप्शन किसने दिया था? ये है ना अभिषेक से। प्रश्न को यहां से जाना है ना। ऊपर अधूरा प्रश्न है इंग्लिश का, कूट नीचे दिए गए हैं, दोनों के एक साथ ही दिए गए हिंदी इंग्लिश के। तो दिव्या चौधरी जी, आपने, नेहा मैम कर पा रहे हैं अभी हिंदी में प्रश्न? आप समझ रहे हैं इस चीजों को? यस सर। किसी को समझ नहीं आ रही, प्लीज आपसे निवेदन है, बोल सकते हैं, ध्यान रखिए। आगे नेक्स्ट प्रश्न। ये प्रश्न है, 4 में से एक ऑप्शन चूज करना है। ये ऊपर इंग्लिश में दे रखा है, नीचे हिंदी में दे रखा है, समझो और देखो। अब देखो ये प्रश्न जो है जोड़ा गया है आपका, लेवल ऑफ टीचिंग होता है, लेवल ऑफ टीचिंग 3 होते हैं, और प्लस में ब्लूम टेक्सोनोमी, दोनों को जोड़ के प्रश्न पूछ लिया। अब कोई बच्चा केवल लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ रखा है तो काम नहीं आएगा, टेक्सोनोमी पढ़ रखी है तभी उसका काम जुड़ेगा, ये दोनों के दोनों तभी जुड़ पाएंगे उनके ना? ठीक है, 4 ऑटोनोमस। ओके, इसके बारे में बता देता हूँ। स्वायत्त का मतलब क्या होता है? स्वयं से ही सीखना, स्वयं से ही सीखना। जैसे आप नेचुरली सीखते रहते हैं, आपको टीच करने की जरूरत नहीं होती बहुत सी चीजें, आप वैसे ही सीखते रहते हैं जीवन में। आप चल रहे थे रास्ते पर, पत्थर पड़ा हुआ था, ठोकर लगी, एकदम से आप सीख गए कि रास्ते में आने वाली हर चीज से बच के चलना है ना? वो होता है ऑटोनोमस। वो इसमें नहीं आएगा, इसका ऑप्शन ये तो नहीं होगा, ये निकाल दीजिए, ये नहीं होगा। ऑटोनोमस वो होता है, ऑटोनोमस और कुछ नहीं है। तो अब इनमें से चूज करिए, ऑप्शन 1 2 3 में से चूज करिए दोबारा। ऑटोनोमस बताना भूल गया मैं आप लोगों को। रिफ्लेक्टिव लेवल भी बचा ना। हाँ, रिफ्लेक्टिव बचा, बस हो गया कंप्लीट ना। हायर लेवल कौन सा है सर टीचिंग का? पहले क्लियर कर दिया, इनडायरेक्टली टीचर यूजेस हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। कॉग्निटिव एबिलिटीज का हायर लेवल, कॉग्निटिव में होता क्या है? कॉग्निटिव में आपने अभी देखा था, जो नॉलेज KCA2, लास्ट में सिंथेसाइज, एनालाइज, सिंथेसाइज और इवेल्युएशन। इवेल्युएशन है ना, जो लास्ट का जो पार्ट है, या इवेल्युएशन कहते हैं। अब या फिर जो 2001 में अपना चेंज हुआ था, क्या हुआ था? क्रिएटिविटी सबसे लास्ट में आ गई थी, रिसर्च एक तरह से वो सबसे लास्ट में आ गया था। हायर लेवल सर अपना कौन सा हुआ? रिफ्लेक्टिव लेवल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बात क्लियर? मेमोरी तो हो ही नहीं सकता किसी लेवल में, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो सकता। हायर लेवल तो अपना टीचिंग का रिफ्लेक्टिव ही है। आगे नेक्स्ट। गौरी शर्मा जी, मीनाक्षी जी, आरुषि पुंडीर जी, हेमा साहू मैम, हेमा साहू जी आपका कक्षा में स्वागत है। रेणु चौरसिया जी, सुशीला बिश्नोई जी, राधिका अमरोहे, नायक शर्मा जी, रेणु डबराल जी, कंचन जी, बहुत ही बढ़िया। ओके, ठीक है क्या प्रश्न सर? प्रश्न है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर्स इन टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। कौन सी टैक्सोनॉमी नहीं पता, बट हमें ऑप्शन देखते ही पता लग गया कि ये कौन सी है। यही है, KCA2 एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, KC है ना। KC का मतलब कॉम्प्रिहेंशन होता है, जिसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। तो A
और सी, ये ऑप्शन होने चाहिए सबसे पहले। ए और सी ऑप्शन नंबर 3 में है सर, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। बात क्लियर, सभी को कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा राइट हो जाएगा। ओके, ये करवाई हुई है बातें अपनी पहले से। फिर इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट। समझो बात को और इसको करो, बात समझो पहले। अंडरस्टैंडिंग लेवल। किसने बताया? दिव्या जी, शालिनी मैम, ओके, हेमा साहू मैम। एन ओपन क्लासरूम एनवायरनमेंट, मुझे ये बता दो बस, इतने से प्रश्न क्लियर है। देखो ओपन क्लासरूम का एनवायरनमेंट कहाँ होता है, बस इतना बताओ, बाकी प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे तो पढ़ना है आपको एग्जाम में, तो है ना। ओपन सो क्लासरूम, अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्टिव लेवल में सर। हाँ मानसिक लिखता मैम। ओपन क्लासरूम याद करो, मैंने 3 लेवल बताए थे आपको अच्छे से। एमएलटी कहाँ होता है, बचपन में होता है छोटी क्लास में। क्लासरूम ओपन तो नहीं होता है, क्लासरूम एक बाउंड्री में होगा ना कहीं ना कहीं। ओपन का मतलब ये नहीं कि छत वत ना हो, ऐसा नहीं है। ओपन का मतलब ये है कि टीचर पर डिपेंडेंसी। ओपन का मतलब ये हो गया कि पीएचडी में ओपन होता है, आप कहीं से भी कुछ भी सीखो, किसी भी कॉलेज की लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ो, अखबार से पढ़ो, कहीं से पढ़ो। ओपन क्लासरूम वो है, बट आपको टीचर ने कह दिया ये जान करके आना है तो जान करके आओ। ओपन क्लासरूम वो होता है। और पीएचडी में कौन सा होता है? रिफ्लेक्टिव होता है। मार्क्ड बाय शेयरिंग एंड केयरिंग बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट इन दियर इंटरचेंज विल बी मोस्ट हेल्पफुल फॉर विच लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, ओपन क्लासरूम जिसमें टीचर और स्टूडेंट जो होता है आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं अपने आइडियाज को। टीचर और स्टूडेंट शेयर करते हैं वहां पर, है ना। टीचर को भी हो सकता है नए आता हो रिफ्लेक्टिव लेवल में, बट वो इस तरीके की टीच करता है कि बच्चा जो होता है उस सिचुएशन से खुद टैकल कर ले, खुद ब खुद ढूंढ ले। ऐसी बस तभी तो वो शेयर और केयर कर पाएंगे एक दूसरे की। स्टूडेंट भी टीचर का सम्मान करेगा, ये नहीं कहेगा अरे टीचर को तो ये भी बात नहीं पता, काहे का टीचर है, ये भी नहीं कहेगा। केयरिंग, है ना, इस बात का मतलब ये है, शेयरिंग एंड केयरिंग ईच अदर, दोनों करते हैं, इंटरचेंज करते हैं अपने आइडियाज। मोस्ट हेल्पफुल कहां होगा? ओपन क्लासरूम। ओपन क्लासरूम मतलब कि आप एक बाउंडेशन में नहीं है कि 5 से 8 बजे ही आना तभी पढ़ेंगे, कभी भी सर मिल लो फ्रेंडली बिहेव में और आप पढ़ो। ओपन क्लासरूम एनवायरनमेंट वो कहां होगा? रिफ्लेक्टिव लेवल में होगा। तो अंडरस्टैंडिंग का तो मतलब ही नहीं है ना, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा। बात को समझे, समझाने के बाद में समझ गए तो भी अच्छी बात है ना। ऐसे लग गया ना अपने आप को कि हाँ अच्छा ये होना था, ठीक है, ये भी अच्छा है। अभी स्टार्टिंग में है, धीरे धीरे आप ऐसे प्रश्न बहुत सारे देखेंगे तो आप आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, यस प्लीज। हाँ जी। पीएचडी लेवल में तो बच्चा अपने आप से रिसर्च करके फाइंड आउट करता है सब चीजें। हाँ, तो फिर उसमें रोल कहाँ हुआ टीचर का? इस वाले क्वेश्चन में बोला कि बहुत बहुत छात्र बहुत और अच्छी बात बोली, अध्यापक आपस में सहभागी होते हैं, तो उसमें तो सहभागी नहीं होते। बहुत अच्छी बात बोली आपने। टीचर खुद, स्टूडेंट खुद करता है ना सारा का सारा काम। हाँ जी। ठीक है, कितना काम करता? 100% नहीं करता, 99% करता है, मैं ये कहूंगा। टीचर, ठीक है सर। टीचर क्या करता है, उसको बताएगा ना कि ये टॉपिक बेटा चूज कर लो, ये टॉपिक चूज कर लो तो ये अच्छा रहेगा। एटलीस्ट इतनी हेल्प करेगा। हालांकि इतनी भी नहीं करते प्रैक्टिकली बात करें तो, बट कहीं ना कहीं टीचर की भूमिका है साइन वाइन करने के लिए, ये टॉपिक नहीं मिल रहा है, ये यहां से पढ़ लो, ऐसे ऐसे कर लो। होता ही नहीं, गाइडेंस इसलिए तो होती है टीचर की। ठीक है, तो 99% वही करेगा, इसलिए टीचर कम एक्टिव होता है, स्टूडेंट ओवर एक्टिव होता है, ये बात कही जाती है रिफ्लेक्टिव में। दूसरी यस बात, सर। टीचर और स्टूडेंट जब बात करते हैं तो मैंने ये कहा कि टीचर को हो सकता है बात पता न हो, खुद को भी, जो बच्चा बात पूछ रहा है वो बात टीचर को भी नहीं पता हो, ऐसे चांसेस है ना पीएचडी में। यस सर। होता है ना। अब आपने मुझसे पूछ लिया कि सर ये बताओ कि सप्तांग योग गैरंट संहिता में है, बताओ सर 101 वाला योग कहाँ है। अब मैंने नहीं पढ़ रखी ये चीज, हो सकता है किसी ग्रंथ में हो या न हो, तो मैं ये कहूंगी मुझे पता नहीं है, पता करके बताऊंगा। या फिर बेटा ऐसे करो, मैंने वो पुस्तक नहीं पढ़ी, है ना, वो पुस्तक तुम पढ़ो और तुम पता करो कि किन में है इनमें से, ऐसा होगा। ठीक है, तो शेयरिंग एंड केयरिंग कि एक दूसरे के साथ अपने आइडिया शेयर करेंगे, और केयरिंग, केयरिंग का मतलब कि इज्जत का ध्यान रखेंगे, ऐसे ही समझ लो एक तरह से। केयरिंग का मतलब कि अपने दूसरे, एक दूसरे के विचारों का जो है आदर होता है। ऐसा नहीं है कि टीचर को आपने आंकलन कर दिया, उस समय जजमेंट नहीं देते कि टीचर को तो पता ही नहीं है, देखो मैंने ये बात पूछी, इतनी सी पता नहीं है, काहे का टीचर है ना, पढ़ाना ही नहीं आता, इतना नहीं करते। छोटे बच्चे होंगे वो इस चीज को कर जाएंगे। 7वीं 8वीं में थे तो अगर एक प्रश्न टीचर को नहीं आया है, कोई बात हमने पूछी नहीं पता, तो हम आंकलन करते थे टीचर का, अरे टीचर को तो इतना भी नहीं पता। बट पीएचडी में आकर के आप ऐसा नहीं करते, पीएचडी में आप फ्रेंडली बिहेव करते हैं, वो है केयरिंग का मतलब, शेयरिंग एंड केयरिंग, एक दूसरे के आइडिया शेयर करते हैं आपस में, सहभागी होते हैं एक दूसरे के साथ, सहभागी। टीचर को नहीं आता तो स्टूडेंट बता, चर्चा करता है आपस में, स्टूडेंट को नहीं आता तो टीचर बताता है कि ऐसे ऐसे करो। एक दूसरे के सहभागी का मतलब ये है, एक दूसरे का ध्यान रखने का मतलब ये है ना।
ये मतलब है उसका, करेगा स्टूडेंट ही, वो बात आप सही बोल रहे हो, क्योंकि रिफ्लेक्टिव लेवल का मतलब ये है कि स्टूडेंट मोर एक्टिव होगा, टीचर कम एक्टिव होता है, टीचर पैसिव हो जाता है, सेकेंडरी हो जाता है टीचर, वो बात भी आपने सही बोली। ठीक है, तो ये मतलब ये समझना है शेयरिंग एंड केयरिंग। और ओपन क्लासरूम मात्र और मात्र रिफ्लेक्टिव में ही होगा, कहीं और हो ही नहीं सकता, कहीं नहीं हो सकता। और अंडरस्टैंडिंग में भी आपको एमए बीए में भी एक क्लासरूम में बैठना पड़ेगा, टीचर के साथ रेगुलर बैठना पड़ेगा सिस्टमेटिक तरीके से। बचपन में तो बैठाएगा बैठाएगा टीचर, बट पीएचडी में कोई जरूरी नहीं है आपका, है ना। ओपन क्लासरूम उसको बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल। अब देखो इस प्रश्न को, इस प्रश्न को समझो, और एक एक शब्द पढ़ना, इसका एक एक शब्द का मीनिंग है अपने आप में, इस प्रश्न में अपने आप में एक एक प्रश्न का मतलब है, इस मीनिंग है इस पूरे प्रश्न का, हिंदी वाले हो चाहे इंग्लिश वाले, दोनों विद्यार्थी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गौरी शर्मा मैम, बहुत ही अच्छा। गौरी मैम समझ में तो आ रही है ना चीजें। शेयरिंग एंड यस के सर। शेयरिंग एंड केयरिंग वहां पर सेकेंडरी बात थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात जिससे अपना उत्तर बन रहा था ओपन क्लासरूम एनवायरनमेंट, वो मात्र और मात्र रिफ्लेक्टिव लेवल में होगा और कहीं हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं मानसिक लिखता मैम क्या हो सकता है। देखो, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग ये पूछा है अपने से। पहले तो हम ये देखते हैं कि चार ऑप्शन है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा क्या नहीं, बट क्या नहीं हो सकता इसका कंफर्मेशन मांग लेते हैं हम एग्जाम में इसी प्रश्न से। यूएलटी, दिव्या चौधरी जी, देखो क्या नहीं हो सकता। प्रमोशन ऑफ स्कोप फॉर सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप्स बीइंग अमंग फैक्ट एंड आइडियाज, ये हो सकता है, क्योंकि एमएलटी में क्या करता है बच्चा, याद है आप लोगों को। एमएलटी में फैक्ट और इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना सीखता है, रिकॉग्नाइज करना सीखता है, पहचानना सीखता है, रट्टाफिकेशन करता है, मेमोराइज करता है। ठीक है, यहां पर एमएलटी होता है, ये दूसरी लाइन जो है ना, ये एमएलटी की है कंफर्म। ये तो नहीं होगा हमारा इसका उत्तर, मतलब ये एमएलटी की बात है, ये वाली रिकॉल, रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, एबीसीडी को पहचानना सीखे कि ये ए है ये बी है, रंगों को पहचानना सीख गया छोटा बच्चा, एमएलटी है सर। ये दो तो ऑप्शन नहीं होगा दिव्या चौधरी मैम, ये तो कन्फर्म है हमारा पक्का। फिर तीसरे पर चलते हैं, रेजिंग ऑफ प्रॉब्लम्स एंड सीइंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स टू प्रेजेंटेड, कहते आपको प्रॉब्लम, समस्याएं को पता लगाते हैं और उन समस्याओं का खोज करते हैं, खोजबीन करते हैं इस तरीके का समस्याओं का समाधान, तो ये तो आरएलटी की बात है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तीन भी नहीं होगा सर, ये भी कंफर्म हो गया। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। और अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था टीचिंग के दौरान जब मैं पढ़ा रहा था, अरुण, ARUN, है ना। तो इसमें पहले तो आपने ABCD सीखी एमएलटी में, एनआर भी सीखा, फिर जब बड़े हो गए तो ए का मतलब ए निकलता है, RU का मतलब रू निकलता है, नए का मतलब अणय निकलता है। अपनी समझदारी से आपने मतलब निकाले, अपने तरीके से अपने दिमाग से इसके मतलब निकालना सीख गए आप, है ना। ठीक है, कहां पर क्या निकलेगा वो समझ गए। तो पहले हम फैक्ट को और इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज करना सीखते हैं, रिकॉल सीखते हैं, वो एमएलटी लेवल है। और फिर रिलेशन जब बनाने लग जाए हम चीजों के बीच में, संबंध स्थापित करना सीख जाएं कि इसका मतलब क्या है। जैसे आपने भगवत गीता भी पढ़ी, हठ प्रदीपिका भी पढ़ी, गेरन संहिता भी पढ़ी, सबको मिला करके आप एक नई चीज अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं, तो एक अलग ही चीज निकल के आती है ना, अलग ही चीज निकल के आती है, एक नई चीज बता देते हैं आप। तो वो क्या है, रिलेशनशिप, ये एमएलटी में होता है, रिलेशंस बताना, सॉरी यूएलटी में होता है। एमएलटी में होता है रिकॉग्नाइज करना, रिकॉल करना या मेमोराइज करना एमएलटी में। प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड जो होता है वो आरएलटी में होता है। और डेवलपिंग ए सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड ओनरशिप, ये ऐसा कुछ नहीं होता, हैप्पीनेस डेवलप करना टीचिंग का उद्देश्य नहीं है। टीचिंग का उद्देश्य आपको जस्ट अपने खुद के थॉट्स को डेवलप करना, ये तो किसी में भी नहीं होता हैप्पीनेस ऐसा ओनरशिप वाला, इस तरीके की लाइन। ठीक है, ओके। अब देखो इसमें तो उत्तर क्या मिला अपना, ए मिला। किस आधार पर मिला, फैक्ट एंड आइडियाज अकेले नहीं, उनके बीच का रिलेशनशिप, रिलेशन बनाना, वो है हमारा उत्तर यूएलटी। बात समझ में आ गई सभी बच्चों को। किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछिए। गौरी शर्मा मैम कोई प्रश्न, मीनाक्षी जी, डॉक्टर सुमन कांता मैम। यूएलटी आपसे पूछा था, आरएलटी नहीं पूछा, ये भी ध्यान रखें, यूएलटी पूछा था। अभी के लिए आपको टिपिकल लग सकते हैं और लगने भी चाहिए, स्वाभाविक है, क्योंकि थोड़ा पढ़ा हमने। जैसे जैसे डेप्थ में 4-5 बार पढ़ लेंगे एक एक चीज हमारी क्लियर हो जाएगी। यार जिन्होंने जो क्लास अटेंड की है मेरी पुरानी, है ना, लगाई है, उसको एक बार प्लीज देख ले,
तो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू टू ऑल। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। हाँ जी प्लीज। सर ये संवर्धन मतलब इंग्लिश में क्या होता है, ये समझ नहीं आया। संवर्धन हिंदी लिखा में है लिखा संवर्धन, फर्स्ट वाले में लिखा है ना। ये संवर्धन देखो यहाँ एग्जाम में, प्लीज माइक ऑफ करिए, माइक थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। आप इंग्लिश में कर लेंगे ना तो अच्छा रहेगा आपका, क्योंकि इंग्लिश में लाइन सेम की सेम रहेगी, हिंदी में कभी संवर्धन कर देगा, कभी सीखने की वो कर देगा विचारधारा, ऐसा कुछ इसके कई सारे मतलब निकल रहे हैं। संवर्धन प्रॉपर वर्ड कहीं नहीं है, प्रमोशन को इन्होंने संवर्धन बोल दिया है यहाँ पर हिंदी में ना, प्रमोशन। कि आपकी सोच को इस तरीके से डेवलप करना कि आप जो फैक्ट आपको याद है, आपने जो याद कर रखे उनके बीच में आप रिलेशंस के बारे में चर्चा कर सके, उनको देख सके, समझ सके उनको, ये किया प्रमोशन। इंग्लिश वाला थोड़ा ज्यादा क्लियर कर देता है, हिंदी वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। हिंदी में ये ध्यान रखें तथ्य और विचारों के बीच का संबंध, उसको लेकर के आपकी सोच को डेवलप करना। ठीक है, और कोई प्रश्न? हेमा मैम, हेमा साहू जी। हाँ जी सुशीला जी, कोई प्रश्न है क्या आपका? ओके, सो थैंक यू टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर 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 एक क्वेश्चन था। हाँ जी कंचन जी। सर मैं यूएलटी अभी थोड़ी पहले पढ़ रही थी, उसमें जो एक चीज लिखी थी, इट्स अ मेमोरी प्लस इंसाइट। यस बिल्कुल। तो वो हाँ हाँ सर ये हाँ, इंसाइट प्लस मेमोरी हो जाए या वर्ड थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो मीनिंग एक ही होता है देखो इन जी। आप मेमोरी प्लस इंसाइट ना, यही मैंने पढ़ाया था, हाँ पढ़ाया भी यही था हाँ, कि मैंने कुछ और तो नहीं पढ़ाया ना? नहीं इंसाइट प्लस मेमोरी आपके उस पे लिखा था नोट पे, और जब मैं बुक में पढ़ रही थी तो उसमें लिखा था मेमोरी प्लस इंसाइट, मतलब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेमोरी प्लस मतलब ये है कि इंसाइट प्लस का मतलब जोड़ से है, जोड़ के, हाँ जोड़ से वही। है ना। वो आप पहले बोल दें 2+2 बोले, 2+3 बोले या 3+2 बोले, इज इक्वल सेम ही रहेगा, है ना। ठीक है, हाँ मतलब कि वही है ना कि रिलेशन इसमें भी बनता ही है ना कि हाँ बच्चा हाँ और बिल्कुल। बनाना सीख रहा है। हाँ अब मेमोरी आपको पहले पता होगी, चीजें बेसिक्स पता है कि सर आसन अठ हाँ प्रदीपिका में इतने हैं, ये है वो है ना। ज्ञान संहिता भी आपको आसन पता है, तब आप एक ऐसे लिख देंगे, इनसाइट अपने अंदर से एक अंतर्दृष्टि पैदा होगी, और फिर उसके ऊपर जैसा क्वेश्चन का उत्तर आएगा वैसा आप लिख देंगे, जो भी आपसे मांगना चाह रहा है। वो इनसाइट का यूज किया आपने, अंतर चेतना का यूज किया, और प्लस में जो आपके यादाश्त थी, जो शब्द आपने रटे हुए थे उनका यूज किया, उसके आधार पर आप समझ विकसित होती है, और फिर आप कोई भी आंसर देते हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग बनती है। इनसाइट खुद की अंतः चेतना प्लस आपने जो हाँ फैक्ट्स याद किए हैं, उन दोनों को मिलाकर के आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। इसका मतलब ये है इनसाइट हाँ प्लस मेमोरी, वही। या मेमोरी प्लस इनसाइट बोले, दोनों का मतलब ये है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच कंचन जी, थैंक यू। और कोई प्रश्न है किसी का? ओके, सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी।